लास्ट क्लास में हमने हॉल इफ़ेक्ट का अध्ययन किया था और उसके बाद में जो अपना नेक्स्ट चैप्टर है वो है दिष्टकरण तथा विद्युत शक्ति प्रदाय। रेक्टिफिकेशन को पढ़ने से पहले हमने छोटी कक्षाओं में करंट की डेफिनेशन वगैरह पढ़ी है कि करंट क्या होती है, करंट किस वजह से फ़्लो होती है, कौन सा कारक है जिसकी वजह से करंट फ़्लो होती है। लेकिन यहाँ पर वो सब चीज़ें डीपली न लेकर के अपन सिर्फ करंट पर ही कंसंट्रेशन करेंगे। धारा की जो सामान्य डेफिनेशन है वो है आवेश प्रवाह की दर धारा कहलाती है। और ये जो करंट है ये दो प्रकार की होती है। करंट को जो डिवाइड करने का आधार रहा है वो आधार रहा है कि इसकी पोलैरिटी जो है वो टाइम के साथ चेंज होती है या नहीं होती है। यदि टाइम के साथ करंट की पोलैरिटी चेंज होती है तो उसको हम एक करंट का दूसरा नाम देंगे, और यदि टाइम के साथ में इसकी पोलैरिटी चेंज नहीं होती है तो फिर वो दूसरी करंट कहलाएगी। तो ऐसी करंट जो समय के साथ में अपनी पोलैरिटी को चेंज करती है, अर्थात अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है, तो वो करंट तो कहलाती है प्रत्यावर्ती धारा, एसी करंट, अल्टरनेटिव करंट। यहाँ पर जैसे यहाँ पर एक ये इसका चित्रण किया गया है कि करंट किस प्रकार से अपनी डायरेक्शन को निश्चित टाइम के पश्चात चेंज करती है। तो यहाँ ये पॉजिटिव डायरेक्शन में फ्लो हो रही है और कुछ समय पश्चात ये नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लो होगी इस डायरेक्शन में, और फिर देन आफ्टर इस डायरेक्शन में। तो ये जो करंट है ये तो कहलाती है प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट। सेकंड जो होती है वो होती है कि ऐसी करंट जिसकी पोलैरिटी टाइम के साथ चेंज नहीं हो, अर्थात उसकी डायरेक्शन कभी भी समय के साथ में चेंज नहीं हो। हाँ, ये ज़रूर है कि उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है। तो ऐसी करंट जिसकी पोलैरिटी समय के साथ नहीं बदलती है या जिसकी दिशा परिवर्तित नहीं होती है वो दिष्ट धारा कहलाती है, डीसी करंट, डायरेक्ट करंट कहलाती। अब यहाँ पर दो ग्राफ शो किए गए हैं, एक तो ये है और दूसरा ये है। इस फर्स्ट वाले को देखें तो इसमें करंट की डायरेक्शन तो चेंज नहीं है, साथ में मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट। तो इस प्रकार की करंट कहलाती है प्योर डीसी। और सेकंड जो ग्राफ है उसमें करंट की डायरेक्शन तो चेंज नहीं है लेकिन मैग्नीट्यूड में परिवर्तन हो रहा। तो करंट तो ये डीसी है लेकिन प्योर नहीं है, अशुद्ध डीसी है। तो ये दो प्रकार की करंट हो गई अपनी, एक तो प्रत्यावर्ती धारा और दूसरी दिष्ट धारा। अब इलेक्ट्रॉनिक्स में कई बार ज़रूरत ऐसी पड़ती है कि हमें सिर्फ ये डीसी करंट की ज़रूरत पड़ती है कि डीसी करंट चाहिए या डीसी वोल्टेज चाहिए। हमारे पास एसी करंट सामान्यतया अवेलेबल रहती है, तो इस एसी करंट को ही हम डीसी करंट में कन्वर्ट करते हैं या इस एसी वोल्टेज को ही डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं। तो कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है वो कहलाता है रेक्टिफिकेशन, दिष्टकरण। डेफिनेशन इसकी देखें तो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टता को दिष्ट वोल्टता में परिवर्तित करने का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस कहलाता है रेक्टिफिकेशन, दिष्टकरण। अब यहाँ पर दिष्टकरण से प्राप्त जो वोल्टेज और करंट है वो करंट होती है इस फॉर्म में। ये जो अपना सेकंड ग्राफ है ये वाला, हमारे पास एसी करंट थी और एसी करंट को हमने डीसी में कन्वर्ट किया, तो वो डीसी कैसी आती है, इस प्रकार की, ये वाली, जिसका मैग्नीट्यूड समय के साथ में ऐसे बदल रहा है।
तो इस प्रकार की जो डीसी करंट है या वोल्टेज है वो कहलाता है स्पंदमान वोल्टता। और स्पंदमान वोल्टता का मतलब ये हुआ कि इसका जो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, तो मैथमेटिकल इसका जब रिजल्ट अपने पास डेरिवेशन निकालते हैं इसका, तो उससे पता चलता है कि इसमें डीसी कंपोनेंट के साथ साथ में कुछ एसी कंपोनेंट भी मिले हुए, जिसकी वजह से इसका मैग्नीट्यूड ये बदल रहा है। तो इस डीसी करंट में ये जो एसी कंपोनेंट है वो एसी कंपोनेंट कहलाते हैं उर्मिका, रिपल। और इन रिपल को कम करने के लिए, उर्मिका को कम करने के लिए जिस सर्किट को या जिस इक्विपमेंट को अपन काम में लेते हैं वो कहलाते हैं फिल्टर। आगे आएंगे तो यहाँ पर ये जो फिल्टर सर्किट है वो फिल्टर सर्किट सामान्यतया कैपेसिटर को यूज में लेते हुए, कोइल को यूज में लेते हुए या इनके संयोजन से भी इनको प्राप्त किया जा सकता है। तो प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता को दिष्ट धारा या वोल्टता में परिवर्तित करने का जो प्रोसेस है वो तो कहलाता है दिष्टकरण। और इस प्रोसेस के लिए जो अपने उपकरण काम में लिया है वो कहलाता है रेक्टिफायर। अब ये जो रेक्टिफायर दिष्टकारी है ये भी दो तरह के होते हैं। एक तो होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, अर्ध तरंग दिष्टकारी, और दूसरा होता है पूर्ण तरंग दिष्टकारी, फुल वेव रेक्टिफायर। तो सबसे पहले हम लेते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। और हाफ वेव रेक्टिफायर हम इसको इसलिए कहते हैं कि जो भी अपना इनपुट है, एग्जाम्पल के तौर पर हम एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये जैसे पार्ट अपने पास एसी करंट का, एसी करंट की जो वेव है वो वेव यहाँ से लेकर के यहाँ तक मानी जाती कि एक वेव है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर के द्वारा जब इस एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करते हैं तो इस वेव का आधा पार्ट ही सिर्फ डीसी में कन्वर्ट हो पाता है, चाहे वो ये पार्ट हो और चाहे वो ये पार्ट हो, दोनों में से कोई सा एक, कि इस वेव का जो हाफ पार्ट है, हाफ वेव है, वही डीसी में कन्वर्ट हो पाता है। इसलिए इसको हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं। और आधी जो वेव रह गई वो वेव अपने किसी काम में नहीं आती इसमें, तो सिर्फ इस प्रकार का रेक्टिफायर जो है वो रेक्टिफायर इनपुट करंट के आधे पार्ट को ही डीसी में चेंज कर पाता है, इसलिए इसको हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं। अब हाफ वेव रेक्टिफायर को बनाने के लिए जिन जिन एलिमेंट की आवश्यकता होती है उनमें एक तो रहता है अपना ट्रांसफॉर्मर, ये जो है। अब ये ट्रांसफॉर्मर जो है, ये ट्रांसफॉर्मर भी दो तरह के रहते हैं, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। अब अपने को वोल्टेज कम चाहिए ज़्यादा चाहिए निर्भर करता है इस ट्रांसफॉर्मर पर। अधिक वोल्टेज चाहिए इनपुट से तो हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर काम में लेते हैं, इनपुट वोल्टेज से कम वोल्टेज चाहिए तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर काम में लेते हैं। और फिर उस वोल्टेज या करंट को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर रेक्टिफायर के रूप में एक पीएन जंक्शन डायोड को काम में लिया गया है। तो यहाँ पर ये जो पीएन जंक्शन डायोड है वो पीएन जंक्शन डायोड ही रेक्टिफायर का काम करता है। यहाँ पर ये पीएन जंक्शन डायोड ही रेक्टिफायर है। अब ये एसी को डीसी में कैसे कन्वर्ट करता है उसको अब हम लेते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो हमने पीएन जंक्शन डायोड को किसी भी सर्किट में दो तरह से जोड़ा जा सकता है। और दो तरह से जोड़ने का मतलब है कि अपने पास मान लेते हैं कि एक
सर्किट में जोड़ने के लिए बैटरी है और उस बैटरी का एक पॉजिटिव वोल्टेज टर्मिनल है और एक नेगेटिव वोल्टेज टर्मिनल है, और यहाँ पर अपने पास ये पीएन जंक्शन है। और एक पीएन जंक्शन को मैं ऐसे बना रहा हूँ। तो पहला तरीका तो ये हुआ कि इस पीएन जंक्शन को इस प्रकार से जोड़ दिया जाए कि पीएन जंक्शन के पी भाग को बैटरी के हाई पोटेंशियल से और एन भाग को लो पोटेंशियल से। लो पोटेंशियल का अर्थ है यहाँ पर 0 वोल्ट, ये 0 वोल्ट। और मान लेते हैं कि बैटरी एग्जाम्पल के तौर पर अपने पास 5 वोल्ट बैटरी है, तो ये 5 वोल्ट बैटरी। तो इस स्थिति में ये जो पीएन जंक्शन डायोड है ये फॉरवर्ड बायस में कहलाता है, फॉरवर्ड बायस। और इस फॉरवर्ड बायस में करंट आसानी से डायोड से फ्लो होती है, अर्थात फॉरवर्ड बायस में पीएन जंक्शन डायोड का जो रेजिस्टेंस रहता है वो बहुत कम रहता है, अल्प रहता है, और जिसकी वजह से इसमें से करंट आसानी से फ्लो होती है। दूसरा जो तरीका है वो तरीका है कि इसी पीएन जंक्शन को हम इस प्रकार से जोड़ दें कि पी भाग को बैटरी के लो पोटेंशियल से, ये वाला पार्ट है इसे, और एन भाग को बैटरी के हाई पोटेंशियल से जोड़ दें। तो ये जो तरीका हुआ सर्किट में लगाने का पीएन जंक्शन को, वो कहलाता है रिवर्स बायस, उत्क्रम बायस, रिवर्स बायस। और इस बायस में इस पीएन संधि डायोड से कोई करंट फ्लो नहीं होती, और जब कोई करंट फ्लो नहीं होगी तो इस पीएन जंक्शन डायोड के सिरों पर अगर अपन आउटपुट लें तो वो आउटपुट आएगा अपने पास 0। करंट लेंगे तो करंट 0, वोल्टेज लेंगे तो वोल्टेज 0। क्यों? क्योंकि उसमें से कोई करंट फ्लो ही नहीं हो रही। तो यहाँ पर इस पीएन जंक्शन डायोड को सर्किट में दो तरह से जोड़ा जा सकता है कि एक तो फॉरवर्ड बायस में और एक दूसरा रिवर्स बायस में। अब यहाँ पर ये जो पीएन जंक्शन है ये किस प्रकार से रेक्टिफायर का काम करता है, वो काम करने का तरीका जो है यहाँ देखें तो यहाँ पर पहले में एक इनपुट वोल्टेज या इनपुट करंट का ग्राफ बनाते हैं। तो ये इनपुट करंट जैसे, और इसके संगत अपन आउटपुट लेंगे कहाँ पर, इस पीएन जंक्शन में से जो करंट फ्लो हो रही है वो करंट रेजिस्टेंस RL से फ्लो होगी, और इस RL के सिरों पर आउटपुट वोल्टेज जो है वो V = I × RL है। अब यहाँ पर ये जो ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी कॉइल है, उस सेकेंडरी कॉइल के दो टर्मिनल है, एक तो A और एक B। एक तो ये वाला है और दूसरा ये वाला है। तो ये तय है कि इस कॉइल का जो सेकेंडरी कॉइल का A सिरा है उसको मान लेते हैं कि वो पॉजिटिव वोल्टेज पर है, +V वोल्ट पर, और जब ये +V वोल्ट पर रहता है तो B सिरा -V वोल्ट पर रहेगा। और इस -V वोल्ट को मैं यहाँ पर 0 वोल्ट ले रहा हूँ कि जो B सिरा है वो 0 वोल्ट पर प्रारंभ में। और प्रारंभ कौन सा है, ये वाला पार्ट इनपुट करंट का आधा पार्ट ये हो गया, फिर नेक्स्ट हाफ पार्ट, और फिर नेक्स्ट हाफ पार्ट। अर्थात इस हाफ वेव के लिए जो पहला अर्ध तरंग है उसके लिए पोलैरिटी मान लेते हैं कि A सिरे पर वोल्टेज है वो मान लेता हूँ कि बैटरी 5 वोल्ट की है, या जो ये हाफ वेव है इसका मैक्सिमम जो वोल्टेज है वो 5 वोल्ट। तो B = 0 वोल्ट पर मान लिया अभी प्रारंभ में। तो A = 5 वोल्ट हो
और B इज इक्वल टू 0 वोल्ट हो, तो उस स्थिति में PN जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बायस में रहेगा, और फॉरवर्ड बायस में रहेगा तो इसमें से करंट फ्लो होगी तो रजिस्टेंस RL के सिरों पर अपने को कोई ना कोई आउटपुट मिलेगा, और वो आउटपुट इनपुट से अधिक होगा क्योंकि रजिस्टेंस RL से मल्टीप्लाई भी हो रही करंट। इसलिए इस फर्स्ट हाफ के लिए आउटपुट अपने को मिलेगा ये। अब सेकेंड हाफ लेते हैं, ये वाला पार्ट। चूंकि सेकेंड हाफ में पोलैरिटी चेंज होगी, पोलैरिटी चेंज होने का मतलब है जहां ए सिरा +5 वोल्ट पे था अब वो -5 वोल्ट, और ए सिरा -5 वोल्ट का मतलब है PN जंक्शन का P भाग लो वोल्टेज से जुड़ गया -5 वोल्ट से, और B सिरे को अपने 0 वोल्ट पे फिक्स कर रखा है, तो N भाग जो है वो है 0 वोल्ट से लग जाएगा, अर्थात -5 वोल्ट से तो अधिक ही 0 वोल्ट। तो इस स्थिति में PN जंक्शन डायोड जो है वो रिवर्स बायस में होगा, और जब रिवर्स बायस में होगा तो कोई करंट फ्लो नहीं होगी, और जब कोई करंट फ्लो नहीं होगी तो इस फॉर्मूले में V इज इक्वल टू IRL है, यहाँ पर कोई करंट नहीं है तो आउटपुट 0 आएगा, अर्थात इस आधे पार्ट के लिए अपने को कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, ये खाली रहेगा। और फिर नेक्स्ट हाफ पार्ट के लिए अपने को फिर से आउटपुट मिलेगा, नेगेटिव हाफ पार्ट के लिए फिर अपने को कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, और नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ वेव के लिए फिर अपने को आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पर देखें तो जो आउटपुट है वो अपना ये है, इसमें डायरेक्शन जो है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन है, प्लस डायरेक्शन जो ये वाली। हाँ, मैग्नीट्यूड ज़रूर चेंज हो रहा है लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, और जब डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है तो हम कह सकते हैं कि अपनी AC जो करंट थी वो DC में कन्वर्ट हो गई। तो इस प्रकार से ये जो PN जंक्शन डायोड है वो अल्टरनेटिंग करंट को DC करंट में कन्वर्ट कर रहा है। चूँकि ये हाफ वेव को ही कन्वर्ट कर रहा है इसलिए इसको हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं। तो ये तो हुई इसकी मेथड जो है किस प्रकार से ये काम करता है। नेक्स्ट इसमें लें तो चूँकि फॉरवर्ड बायस में ही जंक्शन डायोड करंट फ्लो करता है, और मान लेते हैं कि फॉरवर्ड बायस में डायोड का जो रेजिस्टेंस है वो RF है, ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी कॉइल थी उसका रेजिस्टेंस RS है, और लोड प्रतिरोध RL है। तो परिपथ में से जो बहने वाली करंट है वो I इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, यही आएगा। और सेकेंडरी कॉइल के सिरों पर जो वोल्टेज है वो वोल्टेज है ये EM साइन ओमेगा टी, EM साइन ओमेगा टी। सेकेंडरी कॉइल के सिरे A और B पर जो करंट वोल्टेज है वो है EM साइन ओमेगा टी। EM वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू है, और ये वोल्टेज समय के साथ साइन ओमेगा टी की फॉर्म में चेंज होता रहता है। यहाँ से इसको सोल्व करें तो RS और RF को R से लिखा है, रेजिस्टेंस R, लोड रेजिस्टेंस को अलग किया है, और फिर यहाँ पर EM अपॉन RL प्लस R को IM से लिखा है ताकि अपने को करंट की इक्वेशन मिल जाए, और वो करंट की इक्वेशन है I इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी। अब ये जो करंट है I इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी वो सिर्फ 0 से लेकर के T/2 समय तक ही रहती है, ये वाला जो पार्ट था। यहाँ से लेकर के यहाँ तक 0 से लेकर के टाइम T/2 तक, आवर्तकाल का आधा, और आधे टाइम के लिए अपने पास कोई आउटपुट करंट या आउटपुट वोल्टेज नहीं थी, वो वैल्यू कितनी है 0। इसलिए नेक्स्ट जो टाइम है कि टाइम T/2 से अधिक हो लेकिन T से कम हो तो उस स्थिति में करंट 0 है। तो ये दो कंडीशन अपने को मिली कि करंट की वैल्यू जो है वो आधे टाइम के लिए रहेगी और आधे टाइम के लिए इसकी वैल्यू 0 रहेगी। अब हम निकालते हैं धारा का औसत मान।
और जब धारा का औसत मान निकालेंगे तो औसत मान कैसे निकालते हैं कि सभी समय पर करंट कितनी है अपॉन टोटल टाइम। तो सभी समय पर करंट का योग करने के लिए तो ये इंटीग्रेशन को काम में लिया 0 से लेकर के t तक इंटू आई डी टी, और फिर टाइम t का यहाँ पर भाग दिया। अब इस इंटीग्रेशन को भी दो पार्ट में तोड़ा, 0 से लेकर के t/2 समय तक और t/2 से t समय तक। चूँकि t/2 से t समय तक की करंट की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर ये करंट की वैल्यू अपने को 0 रखी है ये वाली। चूँकि आधे टाइम के लिए करंट है तो यहाँ करंट के लिए I वैल्यू रखी है और इसकी वैल्यू कितनी है I = Im sin ओमेगा t। जब इस इंटीग्रेशन को सोल्व करते हैं तो सोल्व करने पर अपने पास लास्ट में वैल्यू आएगी यहाँ जा कर के IDC = Im/π, ये वाली वैल्यू, या Im की जगह Im का मान रख दिया मैक्सिमम जो करंट है और वो है Am/RL + R, ये वाली कंडीशन। तो ये तो आया धारा का एवरेज वैल्यू, और वो एवरेज वैल्यू कौन सी है, ये अपने DC करंट की निकाली है, क्योंकि AC करंट का तो एवरेज मान 0 होता है हमेशा, जितनी पॉजिटिव पार्ट में रहती है उतनी नेगेटिव पार्ट में भी रहती है, इसलिए वैल्यू निकालेंगे एवरेज तो 0 आएगी। लेकिन आउटपुट करंट का जो औसत वैल्यू है, आउटपुट करंट कौन सी है, वो DC है, उसकी एवरेज वैल्यू आई अपने पास IDC = मैक्सिमम करंट अपॉन पाई = Em/RL + R × पाई। नेक्स्ट है अपना आउटपुट एवरेज वोल्टेज, वो भी DC है और उसकी वैल्यू है, सामान्य फॉर्मूला जो है V = I × RL होता है, तो I की जगह IDC × RL, IDC का मान अपन निकाल चुके हैं। तो ये आगे अपने पास निर्गत औसत वोल्टेज VDC = मैक्सिमम करंट × RL/π। फिर आता है धारा का वर्ग माध्य मूल मान, और धारा का वर्ग माध्य मूल मान जो है वो सदैव अपन किसी AC करंट के लिए निकालते हैं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। फॉर्मूला जो है इसका वो है I² = 1/t। जहाँ अपने करंट की एवरेज वैल्यू निकाली थी, यहाँ पर करंट की स्क्वायर की एवरेज वैल्यू निकाल रहे हैं, और स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो जो पॉजिटिव नेगेटिव करंट थी वो भी इसमें पॉजिटिव हो जाएगी, लेकिन इस समय के लिए तो अपने पास अभी भी करंट 0 है। तो इस आउटपुट करंट का जब वर्ग माध्य मूलमान निकालते हैं तो वर्ग माध्य मूलमान रहेगा अपना, सिर्फ करंट का स्क्वायर कर दीजिए और फिर उसका औसत ले लें सभी समय पर, तो वैल्यू आती है सोल्व करने पर IRMS = मैक्सिमम करंट अपॉन 2, और मैक्सिमम करंट की जगह वैल्यू रखें तो Em/2 R + RL। वोल्टता का वर्ग माध्य मूलमान निकालें, जिस प्रकार से वोल्टता का औसत मान निकाला था निर्गत औसत वोल्टता, वैसे ही यहाँ पर वोल्टता का वर्ग माध्य मूलमान निकालें तो वो ये आता है V = IR के फॉर्मूले से निकालना है। पहले जो तो पार्ट थे फर्स्ट और सेकंड, वो आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज, लेकिन किसके, DC के। थर्ड और फोर्थ पॉइंट जो है वो भी DC के लिए ही है, लेकिन इस समय धारा का वर्ग करके उनका औसत लिया है और फिर मान निकाले तो वो वैल्यू अपने पास ही आती है। नेक्स्ट टॉपिक है एफिशिएंसी, दक्षता, और इस हाफ वेव रेक्टिफायर की दक्षता को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है कि दक्षता का सामान्य फॉर्मूला वो है आउटपुट पावर अपॉन, या आउटपुट DC पावर अपॉन इनपुट AC पावर, निर्गत दिष्ट शक्ति अपॉन निवेशी प्रत्यावर्ती शक्ति, और उसको अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो परसेंटेज में वैल्यू आ जाएगी। पावर का फॉर्मूला सामान्यतः रहता है P = I² × R, तो DC के लिए तो ये हो जाएगा PDC = I² DC
इंटू आर एल। अब अपने को पी ए सी निकालना है कि इनपुट जो पावर थी वो इनपुट पावर कहाँ कहाँ खर्च हुई। तो वो इनपुट पावर जो है वो निवेशी प्रत्यावर्ती शक्ति का मान, एक तो ट्रांसफॉर्मर की द्वितीयक कुंडली के प्रतिरोध आर एस, डायोड के प्रतिरोध आर एफ और लोड प्रतिरोध आर एल पर शक्ति क्षय के योग के तुल्य होता है। वो सारी वैल्यू अपने यहाँ रखी है। तो पी ए सी इज इक्वल टू आएगा आई स्क्वायर आर एम एस आर प्लस आर एल। और फॉर्मूले में रखें इसके एफिशिएंसी के, तो ये वाली वैल्यू आएगी। इसको जब आगे सोल्व करते हैं तो अपने पास वैल्यू आती है ईटा इज इक्वल टू 40.6 अपॉन 1 प्लस आर अपॉन आर एल। इस समीकरण से को देखें अगर लास्ट वाली को, तो इस समीकरण में देखें तो जैसे जैसे आर एल लोड प्रतिरोध में वृद्धि करते हैं हम, तो जैसे जैसे लोड प्रतिरोध में वृद्धि करेंगे वैसे वैसे एफिशिएंसी ईटा के मान में भी वृद्धि होती है। और जब R इज इक्वल टू आर एल हो तो उस स्थिति में हाफ वेव रेक्टिफायर की जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है वो 14.6 प्राप्त होती है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर की जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है वो 14.6 अपने को प्राप्त होगी। नेक्स्ट जो इसका टॉपिक है वो है रिपल फैक्टर ओमेगा गुणांक। जब हमने एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट किया तो डीसी करंट की जो वैल्यू थी, आउटपुट था, उसका मैग्नीट्यूड जो वो कांस्टेंट नहीं था, वो स्पंदमान अर्थात वैल्यू कम ज़्यादा हो रही थी मैग्नीट्यूड की। और मैग्नीट्यूड की वैल्यू कम ज़्यादा होने का अर्थ है कि उसमें कोई ना कोई एसी कंपोनेंट मिले। तो उस आउटपुट में जो एसी कंपोनेंट है वो रिपल कहलाते हैं। उन रिपल को डिफाइन करने के लिए यहाँ पर एक रिपल फैक्टर को काम में लिया है, और वो रिपल फैक्टर होता है कि निर्गत प्रत्यावर्ती घटक अपॉन निर्गत दिष्ट घटक कि आउटपुट जो डीसी आया उसमें कितना एसी कंपोनेंट है, उनकी वैल्यू अपने को निकालनी है। तो फॉर्मूला हो गया इसका रिपल फैक्टर R इज इक्वल टू आई ए सी अपॉन आई डी सी। चूँकि हमें पता है कि लोड के अंदर जो टोटल पावर है वो टोटल पावर किस किस के तुल्य रहती है, वो तुल्य रहती है एक तो आउटपुट डीसी पावर और दूसरी आउटपुट एसी पावर। आगे इसको सोल्व करें, इस पूरी समीकरण में आई स्क्वायर डीसी का भाग दें तो ये अपने पास वैल्यू आएगी। इसको सोल्व करने पर आता है आई ए सी अपॉन आई डी सी की वैल्यू ये वाली। ये आई ए सी अपॉन आई डी सी अपना रिपल फैक्टर है। आई आर एम एस की जगह आई आर एम एस का मान रखिए और आई डी सी की जगह आई डी सी का मान रखिए। फिर सोल्व करें इसको, तो सोल्व करने पर रिपल फैक्टर की वैल्यू आती है R इज इक्वल टू 121%। यानी कि आउटपुट करंट में यदि 100 कंपोनेंट डीसी के हैं तो 121% या 121 एसी कंपोनेंट, अर्थात डीसी से ज़्यादा एसी कंपोनेंट उसमें रहते हैं। तो हाफ वेव रेक्टिफायर का जो रिपल फैक्टर है वो आता है 121%। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसका पॉइंट है वो है वोल्टेज रेगुलेशन, और इस वोल्टेज रेगुलेशन को अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।